हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का टेक्निकल कैसा है, कंपनी का फिनेंशियल्स कैसा है और कंपनी ने जो मेजर अनाउंसमेंट किया है अपने Q4 रिजल्ट में और उसके साथ बोनस और डिविडेंड के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो कंपनी 1984 में फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था राजेंद्र घोड़े के द्वारा। कंपनी का दो सेगमेंट में मेनली बिजनेस है, एक है आपका स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में 84% कंट्रीब्यूट करता है और फार्मास्यूटिकल 14% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी का जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है वो मेनली फीडबैक मटेरियल्स की तरह काम करता है, यानी बहुत सारे बिजनेस में ये रॉ मटेरियल्स की तरह काम करता है और ये बेंजेनेट, टॉलरिन, नाइट्रिक एसिड, क्लोराइन, मेथानॉल, एनिलाइन, सल्फर, ये मटेरियल्स कंपनी बनाता है या केमिकल बनाता है जो रॉ मटेरियल्स की तरह काम करता है। और फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में कंपनी एपीआई, इंटरमीडिएट, ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स बनाता है और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डिरिक्स पोर्टफोलियो है, यानी ये बहुत सारे सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी जियोग्राफी में, मल्टी कस्टमर को, मल्टी इंडस्ट्री में ये कंपनी सेल करता है। कंपनी का रैंक टॉप 5 में आता है ग्लोबली, क्योंकि कंपनी के पोर्टफोलियो में जो 75% प्रोडक्ट है वो कंपनी को इस टॉप 5 में आने के लिए हेल्प करता है। कंपनी के अंदर 200 प्लस प्रोडक्ट्स है और 700 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर है और 400 प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर है ग्लोबली, जो 60 प्लस कंट्रीज में ये फैला हुआ है। और कंपनी का जो मेजर प्रेजेंस है यूएस, यूरोप, जापान, ये सारे देश में कंपनी का मेजर प्रेजेंस है। और कंपनी इसके साथ साथ एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी सेक्टर में जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है वो कंपनी के 50 to 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल करता है, जिसके अंदर है पॉलीमर, पिगमेंट, प्रिंटिंग इंक, ड्राइज, फ्यूल एडिटिव, एरोमेटिक और भी बहुत सारा प्रोडक्ट। कंपनी के पास 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्पेशलिटी केमिकल के लिए और 5 है फार्मा के लिए, जिसमें से 2 यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड है और 3 है WHO जीएमपी के द्वारा। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेनली बेस्ड है वेस्टर्न इंडिया में। इसके साथ साथ कंपनी के पास 4 R&D सेंटर है, जिसमें से एक है नवी मुंबई में और 2 है भापी में और इसमें से और एक है डोंबिवली में। और ये R&D सेंटर मेनली फोकस करता है स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या इनोवेट करने के लिए। और एज पर करेंट Q4 2021 के डेटा के हिसाब से फार्मा बिजनेस 17% करेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है और स्पेशलिटी केमिकल 83% करेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जियोग्राफिकल ब्यूटिफिकेशन देखें तो चाइना 6%, इंडिया मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है 61%, यूरोप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 11%, यूएस कंट्रीब्यूट कर रहा है 7%, जापान 3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारा जो कंट्री है कंपनी के रेवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अभी चलते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की तरफ। तो स्वॉट एनालिसिस पे फर्स्ट है स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, कंपनी एक ग्लोबल लीडर है बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में और उसके साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि फार्मा, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी, पॉलीमर, पेंट्स और पिगमेंट के सेगमेंट में। उसके साथ कंपनी के पोर्टफोलियो में 75% ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी को ग्लोबली टॉप 5 केमिकल कंपनी के अंदर रैंक करने के लिए हेल्प करता है। उसके साथ कंपनी के पास आप जानते ही होंगे 200 प्लस प्रोडक्ट रेंज है, 700 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर्स, 400 प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर है जो ग्लोबली 60 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। और मेजर कस्टमर बेस जो है मैंने ऑलरेडी बताया है यूएस, यूरोप और जापान के अंदर। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मेजर एक ही सेक्टर से ना आने से, बहुत सारे सेक्टर में डाइवर्सिफाइड होने से कंपनी को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि कंपनी के अगर कोई भी एक सेगमेंट खराब परफॉर्म करता है तो दूसरा एक सेगमेंट है जो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकता है।
इसके साथ साथ कंपनी का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, एफएमसीजी सिर्फ 50 to 60% कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है। और कंपनी इसके साथ डायरेक्ट एंड कस्टमर को भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है, जैसे कि प्रिंटिंग इंक, डायस, फ्यूल, एडिटिव, एरोमेटिक्स और भी बहुत सारे सेगमेंट में। तो कंपनी का सिर्फ B2B बिजनेस नहीं है, कंपनी का B2C भी बिजनेस है। तो कंपनी का दोनों तरीके से कंपनी एक तरीके से सिक्योर हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन में। उसके साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कंपनी का दो सेगमेंट में मेनली बिजनेस चलता है, एक है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में। तो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कंपनी का कोई भी एडिशनल जो रॉ मटेरियल्स वो चाइना से इंपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से और भी ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है कंपनी का बढ़ गया है अपने फार्मा सेगमेंट में। मगर यहाँ पे जो कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है वो कंपनी के अंदर खुद कंपनी तैयार करता है, जिसकी वजह से कंपनी ग्लोबल जो कंपनी का कस्टमर्स है उन्हें सस्ते से सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट वो सप्लाई कर पाता है, जिसकी वजह से कंपनी को इससे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाता है। क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है उसका फ्लैक्चुएशंस का कोई भी डर नहीं है स्पेशलिटी केमिकल में, और इससे कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कंपनी ये सारा चीज अपने इन हाउस ही प्रोडक्शन करता है। और कंपनी के पास एक्सपर्टीज, केमिकल नॉलेज और बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने के कारण कंपनी और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड करता जा रहा है, जिससे कि कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। यही होता है एक कंपनी में, जब आपके पास कोई भी एक स्पेशल चीज का नॉलेज रहता है, आप जिसका बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के अंदर आप बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ऐड करते जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपको स्पेसिफिकली क्या क्या चाहिए और इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। तो कंपनी के पास ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग केमिकल नॉलेज है, कंपनी उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है, जो कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूअली एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और कंपनी डोमेस्टिकली एक ऐसा कंपनी है जिसके पास 6 लेवल ऑफ डेरिवेटिव बेंजीन केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स है। और कंपनी के कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को हम लोग अगर देखें तो कंपनी के वेबसाइट में हम ये भी देख सकते हैं, डीक्लोराइड बेंजीन है, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रो टोल्यून, सल्फर, अदर्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। और ये सारा प्रोडक्ट अब कंपनी के वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसका काम क्या है और कौन सा प्रोडक्ट ग्लोबल लीडिंग प्रोडक्ट कंपनी के पास है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस भी करता है, तो वहां पे कंपनी का कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होता है। तो कॉस्ट प्लस बिजनेस में क्या एडवांटेज होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी और से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसका कोई प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करके देना पड़ेगा, तो वहां पे मैं क्या करता हूं, जो प्रोडक्ट का मुझे मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैं वो प्रोडक्ट वहां पे रेडी करता हूं और उसमें जो टोटल कॉस्ट आएगा वो दूसरे पार्टी की तरफ से मुझे दिया जाएगा और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है तो भी मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खतरा नहीं है। तो ये कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक और बेनिफिट होता है, यहाँ पे अगर मैं टाइमली जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है मैं वो कंप्लीट करता हूँ तो बहुत टाइम पे मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिल जाता है। तो कंपनी के अंदर ये भी एक बेनिफिट है कि कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो कंपनी के अंदर उतना ज़्यादा खतरा नहीं है कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई इफेक्ट आएगा। तो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो कॉस्ट प्लस ज़्यादातर ही है और डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही कम है। इससे कंपनी के रेवेन्यू में या जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, यानी यहाँ पे ज़्यादा खतरा नहीं है। और कंपनी रिसेंटली 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें से एक कैंसिल भी हो गया है। तो कंपनी के हाथ में, कंपनी के बुक में अच्छा खासा ऑर्डर्स भी है, जो कंपनी के लिए और एक स्ट्रेंथ है। कंपनी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि हाई ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से कंपनी का कोई प्लांट अगर बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए तो कंपनी के रेवेन्यू में उसका बड़ा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि इस साल ही हुआ था, वापी और जगडिया में कंपनी का 2 प्लांट शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। तो यहाँ पे 12 करोड़ का एक लॉस झेलना पड़ा कंपनी को अपने रेवेन्यू में। उसके साथ सेकंड है, जो एंड यूजर का अभी डिमांड है वो करेंटली स्लो है। हम लोग सभी जानते हैं पार्शियली लॉकडाउन या पार्शियली ग्लोबल इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लोज्ड होने की वजह से एंड यूजर का डिमांड है वो करेंटली स्लो है, जिसकी वजह से कंपनी को करेंटली एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है अपने रेवेन्यू में। और कंपनी के अंदर हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होने की वजह से अगर कोई नेशनल लॉकडाउन फर्दर डिक्लेयर होता है तो कंपनी के रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है,
क्योंकि कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी चाह के भी वो निकाल नहीं सकता। ये मेंटेनेंस के लिए कंपनी को लगेगा ही लगेगा, कंपनी के प्लांट या दूसरा जो कंपनी के पास एसेट है उसे मेंटेन करने के लिए। तो अभी कंपनी के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा सेक्टर में कंपनी डील करता है। तो यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट साइज था 2020 में $644.8 बिलियन का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये $844.2 बिलियन का हो जाएगा 2027 तक, और ये CAGR 3.7% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा। और कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका मार्केट साइज था 2020 में $405.52 बिलियन का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है $908.53 बिलियन का ये मार्केट साइज हो जाएगा 2027 तक, और ये CAGR 13.7% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करने वाला है। और कंपनी इसके साथ कह रहा है कंपनी आने वाले टाइम पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर काम करने वाला है, यानी जो प्रोडक्ट चाइना में प्रोड्यूस किया जाता था, यानी जो केमिकल प्रोडक्ट चाइना में प्रोड्यूस किया जाता था, करेंटली चाइना के अंदर बहुत सारा केमिकल फैक्ट्री बंद हो गया है और लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हाई हो जाने के कारण से ग्लोबली जो बड़े कंपनीज है वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है, जिसके लिए इंडिया के जो केमिकल सेक्टर के कंपनीज है उनको भी एक एडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी बोल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में जो केमिकल रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, तो कंपनी उस तरीके का जो रॉ मटेरियल्स है वो बनाने की कोशिश कर रहा है या आने वाले टाइम पे बनाएगा, क्योंकि कंपनी का जो केमिकल एक्सपर्टीज है वो बहुत ही अच्छा है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने के कारण कंपनी आने वाले टाइम पे कंपनी ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करेगा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो, यानी बाहर से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो डोमेस्टिकली अवेलेबल हो कंपनी के थ्रू। और इसके साथ कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले टाइम पे कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है चाइना प्लस वन की वजह से, क्योंकि बहुत सारा वर्ल्ड के ग्लोबल जो केमिकल प्लेयर्स है वो डिरिक्स करना चाहते हैं अपना सप्लाई चेन को, जिसकी वजह से चाइना प्लस वन का जो इनिशिएटिव्स है वो कंपनी को अच्छे तरीके से अगले आने वाले टाइम पे जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा कंपनी को। और कंपनी ये एज्यूम कर रहा है 25% CAGR से 2021 से 2023 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। और इसके साथ कंपनी ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है नए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड करने से अपने पोर्टफोलियो में कंपनी को और भी अपने रेवेन्यू के अंदर और अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छे तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी कंपनी का जो इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है वो रॉ मटेरियल से शुरू करके कंपनी को जो फाइनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का इन हाउस प्रोडक्शन और उसके साथ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नॉलेज होने के कारण कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। और इसके साथ कंपनी ने इस साल बहुत सारा कैपेक्स भी लॉन्च किया है जो अपने कॉन कॉल में उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो उसके बारे में हम लोग बोनस पॉइंट में डिटेल में बात करेंगे। अभी थ्रेड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कंपनी फार्मा सेक्टर में भी काम करता है और फार्मा सेक्टर का मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल्स वो चाइना और दूसरे कंट्री से आता है, तो जिसकी वजह से हायर रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस वॉलिटिलिटी है उसका एक रिस्क रहता है, यानी रॉ मटेरियल्स के प्राइस में अगर ज्यादा वॉलिटिलिटी होगा नेगेटिव में तो कंपनी को उससे लॉस भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। और उसके साथ कंपनी जो फार्मा का रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है वहाँ पे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ जाने से कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है और कंपनी के एबिटा मार्जिन पे भी एक इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे जब ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाएगा अच्छे तरीके से तब हो सकता है ये लॉजिस्टिक का कॉस्ट कुछ हद तक घट जाए, मगर अभी कंपनी के अंदर ये करेंटली एक थ्रेट प्रोड्यूस कर रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होने के कारण कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अल्टीमेटली बढ़ गया है। तो अभी टाइम है उस बोनस टिप्स का जहां पे हम लोग Q4 2021 के कॉन कॉल के बारे में और नया जो कैपेक्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल यानी Q4 के कॉन्फ्रेंस कॉल में ये कहा है कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 25 to 35% तक ग्रो कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में और 30 to 40% तक ग्रो कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। उसके साथ कंपनी ने ये टारगेट अचीव करने के लिए ये गोल सेट किया है 1.722x तक अपना रेवेन्यू एबिटा पैड ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 तक और 2.5 to 3.5x तक अपना रेवेन्यू ग्रो करेगा और 3 to 4 टाइम्स एबिटा और पैड ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो कंपनी इसके साथ बहुत सारा कैपेक्स भी लॉन्च किया है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर
2021 में 1300 करोड़ का ऑलरेडी कैपेक्स खर्च कर दिया है। उसके साथ साथ 1500 खर्च करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 23 तक। और ये जो 1500 करोड़ कहाँ पे खर्च होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत बड़ा लिस्ट है। जैसे कि यूएस एफडीए कैपेसिटी एक्सपेंशन में, जिसका यूनिट्स है एपीआई यूनिट्स तारापुर और इंटरमीडिएट यूनिट्स भापी में। उसके साथ साथ सेकेंड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का जो यूनिट है और थर्ड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का जो यूनिट है, जिसका एक है दहेज और जगडिया में दूसरा है, वहाँ पे भी ये खर्च होगा। उसके साथ साथ एनसीबी कैपेसिटी एक्सपेंशन जो वापी में है वहाँ पे भी खर्च होगा। एक्सपेंशन कम एसेट अपग्रेडेशन के लिए भी खर्च होगा, कौन से एरिया में, एसिड यूनिट में जो वापी में है। उसके साथ साथ एक्सपेंशन, एसेट रोटेशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव में भी कंपनी कुछ पैसा खर्च करने वाला है। और यहाँ पे कंपनी ने ये भी बोला है, कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है 3000 करोड़ का वो कैपेक्स खर्च करने वाला है अपने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 टू फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। जो खर्च होगा फ्लोरोटोलियन, फोटोक्लोराइनेशन और अदर्स डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके साथ साथ यह पैसा और कहाँ पे खर्च होगा, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज प्लांट जो मेनली फार्मा और एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए होगा। और कंपनी ये भी यहाँ पे बोल रहा है, कंपनी अपना जो कैपेक्स है वो मेंटेन के लिए भी खर्च करने वाला है। जैसे कि 200 टू 250 करोड़ तक कंपनी पर एनम खर्च करने वाला है जो ये कैपेक्स लॉन्च किया है, या यहाँ पे जो कंपनी का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसे मेंटेन करने के लिए। तो इसके साथ कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट में ये भी कहा है, कंपनी का जो 2 प्रोजेक्ट में काम चल रहा था कॉमर्शियलाइजेशन का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, जिसमें से एक क्लोरोनेशन का प्रोजेक्ट था और एक दहेज में फेज 2 का यूनिट था। उसके साथ साथ कंपनी ने यह भी कहा है, कंपनी का जो एसेट टर्नओवर है वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है बढ़ सकता है 1 to 1.5 टाइम्स तक न्यू प्रोजेक्ट से। और इसके साथ साथ कंपनी ने ऑलरेडी साइट डेवलपमेंट के लिए दे दिया है 100+ एकर्स को जगडिया में, और उसके साथ साथ कंपनी ने 120 एकर्स का और एक लैंड एक्वायर किया है गुजरात में। और उसके साथ साथ कंपनी ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है, कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 25 to 30% तक ये ग्रो कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 27 तक, मेनली कंपनी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसकी वजह से। और उसके साथ कंपनी के इस साल के रेवेन्यू में ये भी देखा गया है कि 75% का जो कंट्रीब्यूशन था वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आया था। और कंपनी ने इसके साथ ये भी कहा है, कंपनी आने वाले टाइम पे अपना जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा और ग्लोबल ग्रोथ के हिसाब से होगा, यानी ग्लोबल मार्केट में जिसका एक वैल्यू होगा। और चाइना +1 अपॉर्चुनिटी को भी कंपनी अच्छे तरीके से ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इतना सारा कैपेक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। तो कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल को देखते हुए मैं कंपनी को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी का जो थ्रेड है वो उतना ज़्यादा नहीं है और कंपनी का जो वीकनेस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पे कंपनी का मैक्सिमम यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है मगर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी तो एक फ्यूचर का बात होता है जो फ्यूचर में ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता जाएगा, कंपनी ने जो जो बोला है वो करता जाएगा, वैसे वैसे कंपनी का रेटिंग मैं फर्दर बढ़ाता जाऊंगा। मगर अभी करेंटली 8 आउट ऑफ 10 कंपनी डिजर्व करता है। तो अभी अगर कंपनी के फिनेंशियल के बारे में बात करें या कंपनी को करंट सिचुएशन के बेसिस पे और चार्ट पैटर्न के बेसिस पे खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या आने वाले टाइम पे कंपनी जो बोनस डिक्लेयर करने वाला है या जो डिविडेंड है उसके बारे में क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, यहाँ पे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज के शेयर न्यूज करके दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगले दिन यानी 14 जून को कंपनी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जहाँ पे कंपनी अपने बोनस और डिविडेंड को डिटेल में डिक्लेयर करने वाला है। तो उसके बाद भी मैं आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बोनस और डिविडेंड को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और अगर बन चुका है तो ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। और करेंटली अगर आरती इंडस्ट्रीज के फिनेंशियल के बारे में जानना है और बाय सेल रिकमेंडेशन या चार्ट पैटर्न के बारे में आपको जानना है तो ये वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए।
और अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या अगले आने वाले टाइम पे आप नए किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।